नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने इस पर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा था और कुछ चीज़ें जो है कि शेष रह गई थी। तो उसी शेष चीज़ को जो बची हुई थी हम लोग आज उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो था वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट 1 था और आज जो हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, यह वीडियो का पार्ट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं शेष भाग को। और दोस्तों, शेष भाग को शुरू करने से पहले हम लोग 2 मिनट के लिए देख लेते हैं कि हम लोगों ने, ठीक है, पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था कि IUGG एक संस्था है। इसके जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था कि भूकंपी तरंगों की गति के आधार पर, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में, 3 परतों में बांटा गया था। उन्होंने कौन कौन सी बताया था कि जो ऊपरी भाग था क्या, भूपर्पटी, नीचे वाला मेंटल, और फिर उसके नीचे जो था क्या बताया था उन्होंने, क्रोड बताया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने भूपर्पटी और मेंटल के बारे में पढ़ लिया था और जो तीसरा नंबर का था क्रोड, हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो पहला कौन था दोस्तों, भूपर्पटी। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेंटल। ठीक है, तीसरा जो है हमारा क्रोड, हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा था और आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जो भूपर्पटी का जो विस्तार है वह 0 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में है। ठीक, और जो हमारा मेंटल है, ठीक है, मेंटल का जो विस्तार है 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने ये पढ़ा था। और जो भूपर्पटी, ठीक है, 2 परतें हैं, ठीक है, 2 भाग हैं, ठीक है, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। ऐसे ही मेंटल भी है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। और इसके अलावा हम लोग असंबद्धता पढ़े थे। कौन सी असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता। जब भूपर्पटी में घनत्व संबंधी भिन्नता हो, ठीक है, ऊपरी भूपर्पटी में घनत्व कुछ और हो और निचली भूपर्पटी में घनत्व कुछ और हो, तो घनत्व के भिन्नता की वजह से असंबद्धता उत्पन्न हुई थी। उसे हम लोग क्या नाम दिए थे, कोनराड असंबद्धता दिए थे। ऐसे ही मेंटल के ऊपरी भाग में भूकंपी तरंगों की गति में भिन्नता थी। कौन सी असंबद्धता उत्पन्न हुई थी, मोहो असंबद्धता। फिर मेंटल वाले भाग में घनत्व संबंधी भिन्नता थी, ठीक है, तो कौन असंबद्धता उत्पन्न हुई थी, रेपटी असंबद्धता। ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग तीसरा नंबर था, ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्रोड। ठीक है दोस्तों, क्रोड, यह आप चित्र को देख रहे होंगे, यह पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ठीक है, एक ऊपर वाला एक टुकड़ा है। ठीक है दोस्तों, क्रोड निचली भूपर्पटी के बाद, ठीक है दोस्तों, निचली भूपर्पटी के बाद जो हमारा क्या कहते हैं उसको, घनत्व है, धीरे धीरे क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से जो है कि बढ़ने लगता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो हमारा अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला भाग है, ठीक है, इस पर काफ़ी दबाव पड़ता है। जैसे आप देखेंगे ऊपर भूपर्पटी है, नीचे क्या है, मेंटल है। ठीक है, तो इनका दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है क्या है, काफ़ी, मतलब कि इसका घनत्व बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, इस घनत्व संबंधी भिन्नता को हम लोग क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता से पृथ्वी के केंद्र, मतलब 6371 किलोमीटर के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रोड। देख पा रहे होंगे, ये क्या है, क्रोड है। यहाँ से लेकर के गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच के भाग को क्रोड कहा जाता है दोस्तों। ये बातें हुई। जो हमारा क्रोड है, अगर हम इसके
आयतन की बात करें, आयतन मतलब हिस्से की बात करें, यह पूरे संपूर्ण पृथ्वी का मात्र 16% हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, यह 32% हिस्सा है। आप सोचिए दोस्तों, इसका जो आयतन है, हिस्सा है बहुत कम है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, भार है, बहुत अधिक है। भार अधिक इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं बहुत अधिक घनत्व की हैं, और इसलिए यहाँ का जो भार है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बहुत अधिक भार है। ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा जो क्रोड है, क्रोड का दोस्तों बहुत बड़ा महत्व है। इस क्रोड में, ठीक है, नीफे जैसी भारी धातुएं, चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं। नीफे क्या है? नीफे निकिल है, और ये क्या है? फेरस है। निकिल और फेरस जैसे भारी तत्व और चुंबकीय तत्व पाए जाने की वजह से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, यह इसी की वजह से काम करता है। अगर यह पृथ्वी का आंतरिक संरचना अगर इतना भारी ना होता, चुंबकीय तत्वों से न बना होता, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है, ये बल न लगता। जो हम लोग चल पा रहे हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तभी हम लोग चल पा रहे हैं। अगर यह गुरुत्वाकर्षण बल न लगता, हम लोग गेंद की तरह लुढ़क जाते, चल ना पाते, दौड़ ना पाते। इसलिए दोस्तों क्रोड का बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है दोस्तों। अब लोग हम बात कर देते हैं कि जो हमारा क्रोड है यह कितने भागों में बटा हुआ है, कितने परतों में बटा हुआ है। दोस्तों क्रोड जो है कि हमारा 2 भागों में बटा हुआ है। क्रोड जो है कि 2। पहला भाग है, ठीक है, ऊपरी क्रोड। ऊपरी क्रोड हम लोग इसको देख लेते हैं। ऊपरी क्रोड क्या होता है? ये देखिए मेंटल का सबसे निचला भाग है, मतलब 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर, यहाँ क्या है? 5150 किलोमीटर के बीच का जो भाग होता है, इसे हम लोग कहते हैं ऊपरी क्रोड। इसको क्या बोलेंगे? ऊपरी क्रोड। ठीक है दोस्तों। क्योंकि इस क्षेत्र में जो इस प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं, इससे क्या होती? गुजर नहीं पाती। ठीक है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारा ये ऊपरी क्रोड है यह द्रवित अवस्था में है। इससे पता लगता है कि यह द्रवित अवस्था में है। जो यह भूकंपीय इस प्रकार के तरंगे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, इंटर में या हाई स्कूल में। इस प्रकार के तरंगे मतलब सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों की विशेषता होती है दोस्तों, ये जो है कि ठोस में गमन करती हैं, द्रव में ये गमन नहीं करती हैं, द्रव में विलुप्त हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों जो भूकंपीय तरंगे हैं इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। इससे यह पता चलता है कि जो हमारा क्रोड का ऊपरी क्रोड है यह द्रवित अवस्था में है। ठीक है दोस्तों। अगर हम दूसरा बात करें, होता है आंतरिक क्रोड। क्या होता है दोस्तों? आंतरिक क्रोड। ठीक है, आंतरिक क्रोड 5150 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड यह भाग अत्यधिक घनत्व का होता है। ठीक है, यह चट्टानों, यह द्रवित रूप में नहीं होता है, चट्टानों के रूप में होता है। इसको हम पेंट कर देते हैं, यह क्या है? चट्टानों के रूप में है। ठीक है, अत्यधिक यहाँ घनत्व होता है। और ऊपरी क्रोड, यह देखिए ये तो पूरा क्रोड हुआ, ये ऊपरी क्रोड हुआ, ये आंतरिक क्रोड हुआ। जैसे ही ऊपरी क्रोड से आंतरिक क्रोड की ओर बढ़ेंगे, जो घनत्व होता है एकाएक बढ़ता है। ठीक है, ऊपरी क्रोड में कितना होता है? 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही हम आंतरिक क्रोड में आएंगे यह बढ़ जाता है, सॉरी 9 नहीं 11 होता है। ठीक है, 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। जैसे ही हम आंतरिक क्रोड में आएंगे यह बढ़कर 13.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। इस घनत्व संबंधी भिन्नता की वजह से बीच में एक असंबद्धता उत्पन्न होती है दोस्तों, जिसे हम लोग नाम देते हैं लाइहमैन असंबद्धता। क्या दोस्तों? लाइहमैन असंबद्धता।
ठीक है दोस्तों, ये हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित, ये सभी चीज़ें हुई, भूप्रपटी, मेंटल, क्रोड। ठीक है दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें हुई। हम लोग सरसरी निगाह से एक बार फिर से हम लोग पूरे को देख लेते हैं, कौन क्या क्या कैसे कैसे है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपरी वाली जो परत है क्या है, भूप्रपटी है। इसका जो विस्तार है कहाँ से है, 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक। जो मेंटल है, मेंटल का विस्तार 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, जो क्रोड है 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है दोस्तों, मेंटल में ऊपरी भूप्रपटी में ऊपरी भूप्रपटी, निचली भूप्रपटी। मेंटल में ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। क्रोड में ऊपरी क्रोड, निचली क्रोड। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हुई। और असम्मतता की बात करें, कोनराड असम्मतता, मोहो असम्मतता, रेपटियन असम्मतता, गुटेनबर्ग असम्मतता, लाइहमैन असम्मतता। दोस्तों परीक्षाओं में पूछ लेता है कि जो हमारा जो ये लाइहमैन असम्मतता है, ठीक है, किस किस परतों के बीच में, ठीक है, बीच में ये असम्बद्धता बनती है। पूछ लेगा मोहो असम्बद्धता कहाँ बनती है, ऑप्शन दे देगा भूप्रपटी में, ठीक है, निचली मेंटल ऊपरी क्रोड के बीच में, ठीक है, और दे देगा कि निचली क्रोड और ऊपरी क्रोड के बीच में। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को समझते रहेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। ठीक है दोस्तों, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी बांटा गया है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड स्विस। कौन से थे, एडवर्ड स्विस। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का इन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा ये पृथ्वी का जो भूप्रपटी है, ठीक है, यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे तत्वों से मिलकर के बनी है। और इन्होंने बताया कि जो हमारा मेंटल है यह सिलिकॉन और मैग्नीशियम के तत्वों से मिलकर के बनी है। और जो क्रोड है यह निकिल और फेरस के तत्वों से मिलकर के बनी है। इसी को दोस्तों शॉर्टकट में हम लोग सियाल, सीमा और नीफे भी कहते हैं। यह रासायनिक संरचना के आधार पर इसको बांटा गया है, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, नीफे मतलब निकिल प्लस फेरस। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है कि आज कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से ये सब सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।